हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन यानी विश्व संविधान की जो श्रृंखला मैंने शुरू किया है उसका तीसरा संविधान और उसकी मूलभूत विशेषताओं की हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को बता चुका हूं और आज हम चर्चा करेंगे स्विट्ज़रलैंड के संविधान को, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन को। और स्विट्ज़रलैंड को आप जानते हैं कि इसे कहा जाता है कि यह होम ऑफ डेमोक्रेसी है, बल्कि ये कहिए कि होम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का यह घर कहा जाता है। और एक थिंकर हैं जर्चर, वे तो ये यहाँ तक कहते हैं कि लोकतंत्र का पर्यायवाची है स्विट्ज़रलैंड। आप लोकतंत्र कहिए या स्विट्ज़रलैंड कहिए, दोनों एक ही बात है। तो हम आज देखेंगे कि जो नया संविधान इनका बना, एक्सेप्ट किया गया 1999 में और 1 जनवरी 2000 से यह लागू है, उसकी मूलभूत विशेषताएं क्या हैं। इस संविधान की जो पहली विशेषता आप बताएंगे वह है कि यह लिखित है, रिटेन है और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। यह लिखित है और कठोर है। यानी संविधान को आप जानते हैं कि कई आधारों पर कई प्रकार होते हैं। एक तो ये लिखित और अलिखित का भेद होता है और दूसरा लचीला और कठोर का होता है। तो पहली विशेषता हम देख रहे हैं कि यह लिखित संविधान है और यह लागू हुआ कब? 1 जनवरी 2000, यानी जो नई शताब्दी शुरू हो रही थी तो स्विट्ज़रलैंड वाले एक नया संविधान लेकर के आ रहे थे। लेकिन इसको एडॉप्ट किया गया था 1999 में। क्या हुआ? एडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। और इसके लिए जो आदेश जारी किया गया था वह था 1998 में, फेडरल डिक्री जिसको बोलते हैं। लेकिन यह स्विट्ज़रलैंड का पहला संविधान नहीं है। पहला संविधान तो ये नेपोलियन के हार के बाद जब इसको आज़ादी मिली थी तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1848 में बना था। लेकिन फिर इसको 1874 में पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया, जो कि संविधान में इसका प्रावधान था। और फिर 1935 से यह मांग चल रही थी कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए और उसी मांग को देखते हुए 1998 में एक संघीय आदेश निकला जिसके आधार पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना और वहाँ की जनता ने इसको 1999 में एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट होने के बाद 1 जनवरी 2000 को इसको लागू कर दिया। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि यदि यह लिखित है तो इसमें अनुच्छेद होने चाहिए। तो जो पुराना संविधान था उसमें 123 अनुच्छेद थे, लेकिन अब जो नया है उसमें 196 आर्टिकल हैं। 196 आर्टिकल हैं और इसमें 6 टाइटल हैं। जैसे भारत के संविधान के बारे में कहते हैं ना कि 395 अनुच्छेद हैं और इसके 22 पार्ट हैं। तो ये जो टाइटल है आप इसको क्या समझ सकते हैं? पार्ट के रूप में समझ सकते हैं। तो 196 आर्टिकल और जो 6 हैं क्या है? उसके पार्ट या टाइटल। फिर मैंने कहा था कि ये कठोर संविधान है। जब हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान को कठोर संविधान कहते हैं तो उसको यह कहने का मतलब ये है कि कोई भी संवैधानिक संशोधन जब वहाँ प्रस्तावित होता है तो वह जनमत संग्रह के लिए जाता है, यानी जनता के समक्ष रखा जाता है और जनता का बहुमत उसको एक्सेप्ट करेगा तभी वह मान्य होगा। और केवल जनता नहीं बल्कि जो उसके प्रांत हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, कैंटन बोल रहे हैं, उनका भी बहुमत हमको मिलना चाहिए, उस संशोधन को मिलना चाहिए, तब वह लागू हो पाता है। दूसरी चीज आप कहेंगे कि यह क्या है? एक संघीय संविधान है, संघात्मक संविधान या शासन। अब एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब आप अनुच्छेद 1 को देखेंगे तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है क्या? परिसंघ की बात की गई है, कन्फेडरेशन की बात की गई, कन्फेडरेशन। आर्टिकल 1 कहता है कि वी द स्विस पीपल एंड कैंटन्स create a
स्विस कन्फेडरेशन। हम स्विट्जरलैंड के लोग और उसके प्रांत कैंटन्स मिल करके एक परिसंघ का निर्माण कर रहे हैं। तो शब्दावली तो ये है कि यह परिसंघ है। परिसंघ ऐसे संघ को कहते हैं जहाँ पे जो सेंटर होता है ना वो कमज़ोर होता है और उसके जो इकाइयाँ होती हैं, जो यूनिट्स होती हैं, जो प्रांत होते हैं वे मजबूत होते हैं। तो उस हिसाब से यह कन्फेडरेशन है। लेकिन यदि आप व्यवहार में देखेंगे तो व्यवहार में क्या है? व्यवहार में यह संघ है, फेडरेशन है। फेडरेशन है। क्यों फेडरेशन है? इसलिए कि फेडरेशन की कुछ विशेषताएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि वहाँ पे एक लिखित और कठोर संविधान होना चाहिए। वहाँ पे लिखित और कठोर संविधान है। वहाँ पे शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। स्विट्जरलैंड में भी क्या है? शक्तियों का विभाजन है, जो केंद्र और प्रांतों के बीच, या कहिए कि फेडरल गवर्नमेंट और कैंटन्स के बीच। वहाँ एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। वहाँ जो अवशेष शक्तियाँ हैं वो किसे दी गई हैं? कैंटन्स को दी गई हैं, यानी उनके प्रांतों को दी गई है। और यहाँ तक कि जो वहाँ के प्रांत हैं, कैंटन हैं, उनके क्या हैं? अपने संविधान हैं। तो इस हिसाब से देखते हैं प्रांतों के संविधान। तो इस हिसाब से देखते हैं कि वहाँ पे क्या है? एक संघात्मक संविधान है या संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है यह संविधान, जिसमें जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जैसे फॉरेन अफेयर है, डिफेंस है, वो फेडरल गवर्नमेंट देखती है। और जो बाकी विषय हैं वे वहाँ के प्रांत या कैंटन देखते हैं। तीसरी जो विशेषता आप कह सकते हैं वह है प्लूरल एग्जीक्यूटिव, बहुल कार्यपालिका। और आज की डेट में पूरी दुनिया में ऐसी कार्यपालिका नहीं पाई जाती। यानी यह क्या है? यह एक ऐसी कार्यपालिका है जिसमें 7 लोग हैं, या आप कह सकते हैं कि 7 लोगों की एक कमेटी है जो कार्यपालिका के रूप में काम करती है। और इसका जो चुनाव होता है वह जो संघीय संसद है वहाँ की फेडरल असेंबली वह चुनती है। और कितने साल के चुनती है? 4 साल के लिए चुनती है। और उसमें से एक व्यक्ति 1 वर्ष के लिए इस समिति को हेड करता है। और जो हेड करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति बोलते हैं। जैसे इस समय जो वियोला एमहर्ड हैं वे वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और 1 जनवरी को जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वे उनका स्थान ले लेंगे। तो ये 1-1 साल के लिए चलता रहता है। तो यह भारत या अमेरिका की जो व्यवस्था है या ब्रिटेन की व्यवस्था है उससे बिल्कुल अलग है। ये एक यूनिक विशेषता है जो और कहीं भी नहीं है। और यह व्यवस्था की गई है आर्टिकल 175 में। जो चौथी विशेषता आप कह सकते हैं वह है बाईकैमरल द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। वहाँ की जो व्यवस्थापिका है उसमें 2 सदन है। जो नेशनल असेंबली, फेडरल असेंबली, उसमें 2 सदन है। एक को हम कहते हैं प्रतिनिधि सभा और दूसरे को कहते हैं सीनेट। प्रतिनिधि सभा जिसमें जनता के प्रतिनिधि आते हैं और इसकी जो पूरी स्ट्रेंथ है वह है 200 और सीनेट में टोटल हैं 46। लेकिन इस 46 को आपको समझना होगा। और समझने के लिए आपको देखना ये हुआ कि वहाँ पे जो 20 हैं वे पूर्ण कैंटन हैं और 6 क्या हैं? अर्ध कैंटन हैं। तो 20 को प्रत्येक को क्या है? 2 सीट मिलती है पूर्ण वाले को, तो ये हो गया 40। और जो अर्ध कैंटन हैं उनको मिलता है 1 प्रतिनिधि, तो ये हो गए 6, तो टोटल हो गए 46। लेकिन सबसे उससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो दोनों सदन है, आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ सीनेट मजबूत है, आप भारत में आएंगे तो यहाँ लोकसभा मजबूत है। लेकिन स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है, ऐसा संविधान है
वहाँ का, जहाँ पे दोनों सदन क्या हैं, हर दृष्टि से समान है। यानी जो शक्तियाँ पहले सदन को हो वही दूसरे सदन को है, कहीं कोई अपवाद नहीं है। और यह चीज़ आपको स्विट्जरलैंड के अलावा और किसी देश में देखने को नहीं मिलेगी। फिर पांचवी चीज़ आप कह सकते हैं कि वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज। और वहाँ पे 18 वर्ष का प्रत्येक व्यक्ति जो है वोट देने का अधिकारी होता है, वह वोटर होता है। लेकिन एक और चीज़ बता दें कि यह संविधान जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये तो कब लागू हुआ, 2000 में, एक्सेप्ट हुआ था 99 में। इसके पहले 1971 तक वहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, या उल्टा आप कह सकते हैं कि फरवरी 1971 में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। तो ये एक बड़ी अजीब बात है कि उस संविधान को, उस देश को जिसको हम कहते हैं कि होम ऑफ डेमोक्रेसी है, वहाँ पे 1971 यानी जब हम पाकिस्तान से बांग्लादेश का युद्ध लड़ रहे थे, 1971 तक महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब यह संविधान लागू हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसमें शुरू से ही प्रत्येक वयस्क स्त्री पुरुष को मत देने का अधिकार दिया गया है। छठी चीज आप कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, विधि का शासन। और विधि के शासन की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 8 में है। और यहाँ ये कहा गया है, वैसे जब हम ब्रिटेन का संविधान पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हमने इस चीज़ की चर्चा की थी और हमने ये कहा था कि रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन का जो सिद्धांत है वह दुनिया को ब्रिटेन की देन है। उस चीज़ को स्विट्जरलैंड ने भी अपनाया है। और आर्टिकल 5 में कहा गया है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो कन्फेडरेशन है, उसकी संपूर्ण गतिविधियों का, यानी ब्रिटिश स्टेट की संपूर्ण गतिविधियों का आधार क्या होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, विधि का शासन होगा। और जो सरकार होगी विधि के शासन से सीमित होगी। द गवर्नमेंट शैल बी बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ एंड लिमिटेड बाय रूल ऑफ लॉ। ये एक सेंट्रल आइडिया है। और 8 में ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी स्विट्जरलैंड में है, उनको क्या दी जाती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये फंडामेंटल राइट में है 8वां अनुच्छेद। लेकिन हम दोनों की चर्चा एक साथ कर रहे हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता। तो स्विट्जरलैंड में क्या है, स्विट्जरलैंड में कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे और किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पे, और उन्होंने उन आधारों को गिनाया है। हम कहते हैं ना कि सेक्स के आधार पे, जेंडर के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, ये सारी चीज़ें वहाँ हैं। लेकिन 2-3 यूनिक चीज़ें कही गई है, जैसे लाइफ स्टाइल के आधार पे, आपके फिलॉसफी के आधार पे, आपके पॉलिटिकल कन्विक्शन के आधार पे, यानी आप किस राजनीतिक विचारधारा से बिलोंग करते हैं, आप किस फिलॉसफी या किस दर्शन को बिलोंग करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। इसके आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसीलिए उसको और क्लियर करने के लिए क्या कहा गया है कि महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार होंगे, पुरुष बराबर महिला। किस संदर्भ में, अधिकारों के संदर्भ में। और यही चीज काम और वेतन के संदर्भ में भी कही गई है। यानी स्विट्जरलैंड में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से पूरी तरह समान है। स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में आप एक और चीज कह सकते हैं कि यहाँ फंडामेंटल राइट पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। और आर्टिकल 7 से लेकर के 36 तक फंडामेंटल राइट की चर्चा है। और एक पॉइंट याद करने के लिए इस फंडामेंटल राइट्स को आप कह सकते हैं, वो कहते हैं ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी यानी मानवीय
गरिमा, पूरा जो उनका फोकस है वह इस बात पर है कि जो स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, जो सिटीजन हैं, उनकी गरिमा बनी रहे, सबकी गरिमा का रिस्पेक्ट किया जाएगा और सबकी गरिमा को प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो डिग्निटी है, ह्यूमन डिग्निटी ऑफ एवरी पर्सन शैल बी रिस्पेक्टेड एंड शैल बी प्रोटेक्टेड। और इसके लिए जितने भी अधिकार हो सकते हैं, चाहे वे सामाजिक अधिकार हों, चाहे वे राजनीतिक अधिकार हों, चाहे वे नागरिक अधिकार हों, जितने भी अधिकार हो सकते हैं, आर्थिक अधिकार हों, वो सभी अधिकार मिले हुए हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे जीवन जीने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। और इतना ही नहीं, जीवन जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार इतना महत्वपूर्ण है इनके लिए कि इन्होंने अनुच्छेद 10 में कहा है कि किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। सोचिए कि ये लाइफ को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। तो जीवन का अधिकार है। इसी प्रकार पर्सनल लिबर्टी है, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी का है, इकोनॉमिक राइट है, आपको एसोसिएशन का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, आपको फिलॉसफी, रिलीजन एंड फिलॉसफी, हम तो यही कहते हैं ना भारत या दूसरे देशों के बारे में कि धर्म की स्वतंत्रता है, वहाँ धर्म के साथ साथ किसकी, दर्शन की स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ आर्ट, फ्रीडम ऑफ साइंस, इसकी स्वतंत्रता है। आप कहीं भी जाएं, कोई एसोसिएशन बनाएं, कहीं भी बच जाएं, इसकी पूरी स्वतंत्रता दी गई है। और यह कितना व्यापक है देखिए, 7 से लेकर के अनुच्छेद 36 तक में इसकी चर्चा है। हाँ, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है क्योंकि आप एक सभ्य समाज में है ना। तो स्विट्जरलैंड में भी आज़ादी देने के बाद भी ये चीज़ कही गई है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन जब प्रतिबंध लगेगा तो पहली चीज की है कि इसका एक कानूनी आधार होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि दूसरों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए इस पे लगाया जा सकता है प्रतिबंध। और तीसरी चीज ये कहा गया कि जनहित, यानी पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित के लिए आपके अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। एक आखिरी विशेषता आप कह सकते हैं कि यहाँ पे तिहरी नागरिकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। भारत में एकहरी नागरिकता है, ब्रिटेन में एकहरी नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है। आप जिस म्यूनिसिपैलिटी यानी जिस नगर पालिका क्षेत्र में, उसके भी नागरिक हैं, जिस प्रांत या कैंटन में है उसके भी नागरिक हैं, और आप स्विस रिपब्लिक के भी नागरिक हैं। तो तिहरी नागरिकता है। और दूसरी चीज जो यहाँ कही गई है, यहाँ आर्टिकल 37 है, याद रखिएगा, जिसमें इस नागरिकता की चर्चा है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज कही गई है कि किसी भी व्यक्ति के साथ नागरिकता के आधार पे उसको न तो कोई विशेषाधिकार मिलेगा और न ही उसके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। नवी चीज आप कह सकते हैं कि वहां एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। आर्टिकल 188 में एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि यहां पे इसको न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार नहीं है। यानी जैसे अमेरिका में है ना, भारत में है कि यदि संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के विरुद्ध हो और उसको लेकर के कोई कोर्ट में चला जाए और कोर्ट को ये लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है भारत में कि नहीं ये संविधान के खिलाफ है, तो उसको नल एंड वाइड घोषित कर देती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन उसे न्यायिक पुनरावलोकन का, संघीय कानूनों के न्यायिक पुनरावलोकन का कोई अधिकार नहीं है। आप सोचिए ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां कोई भी जो कानून बनता है वह जाता है किसके समक्ष? जनता के समक्ष जाता है। जनता जब एक्सेप्ट करती है, चाहे संशोधन हो चाहे कानून हो, तभी उसको एक्सेप्ट करते हैं। और जब जनता उसको एस कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नो करने वाला कोई
नहीं होता। इसीलिए 189 में साफ साफ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट संघीय जो कानूनों हैं उसकी वैधानिकता पर विचार नहीं करेगी। और 10वां और आखिरी चीज आप कर सकते हैं कि जो स्विट्जरलैंड है वह अस्थायी रूप से तटस्थ है, न्यूट्रलिटी, एक परमानेंट न्यूट्रलिटी उसकी है। और यही कारण है कि आप स्विट्जरलैंड को किसी नाटो का या वार्सा का या एशियान का या सार्क का या ब्रिक्स का मेंबर नहीं देखेंगे। हाँ, 2002 में उसने यूएनओ की सदस्यता जरूर ग्रहण की, लेकिन वह भी पहले जनता के सामने रेफरेंडम रखा गया और जनता ने इसको एक्सेप्ट किया। तो आज की डेट में स्विट्जरलैंड 2002 से यूएनओ का मेंबर है। बाकी वह किसी क्षेत्रीय, सैनिक, आर्थिक किसी भी प्रकार के संगठन का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों, ये थी स्विट्जरलैंड संविधान की कुछ विशेषताएं। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।